नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ गौस मोहम्मद। गौस, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सबका स्वागत है। सबको नमस्कार। सबसे पहले डालते हैं नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। दक्षिण अफ्रीका के साथ चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 3 ओवर में 2 विकेट पर बनाए 24 रन। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणॉय अब से कुछ देर बाद क्वार्टर फाइनल में पेश करेंगे अपनी चुनौती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को शतरंज ओलंपियाड के लिए शुरू करेंगे मशाल रिले। और साथियन ज्ञान शेखरन WTT कंटेंडर चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में। सबसे पहले बात करते हैं जो राजकोट में इस समय चौथा T20 क्रिकेट मैच खेला जा रहा है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच। ताजा हाल यह है कि भारत ने चौथे ओवर में 2 विकेट खोकर 26 रन बना लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने इस श्रृंखला में एक बार फिर टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। आप सबको पता ही है कि 5 मैचों की श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका की टीम 2-1 से आगे है। ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने पिछले मुकाबले में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी, 5 रन बनाकर आउट हुए हैं। श्रेयस अय्यर 4 रन बनाकर पेविलियन गए हैं। इस समय ईशान किशन 15 और कप्तान ऋषभ पंत बिना खाता खोले क्रीज पर हैं। गौस, एक ऐसी शुरुआत जिसकी उम्मीद भारतीय टीम नहीं कर रही थी। जी, और ये मौका उनके पास भी है। कप्तान ऋषभ पंत को ये दिखाना होगा, क्योंकि उनके जो फैंस हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो उनसे मायूस हैं। और ऐसा मायूस नहीं है कि कोई एक लंबे समय तक मायूस है, लेकिन क्योंकि ऋषभ पंत एक दिलेर खिलाड़ी है और अच्छे से अच्छे खिलाड़ी को मारने की क्षमता रखता है। जितना तेज गति से गेंदबाज होता है उतनी अच्छी उनकी रिफ्लेक्सेस है। तो मेरे ख्याल से 2 विकेट डाउन जरूर हुई है आनंद, लेकिन साउथ अफ्रीका ने जो पिछला मैच हारा विशाखापट्टनम में, तो वहां पे उनको ने ये तय किया था बाद में जो टीम मीटिंग हुई थी कि अब जो अगला मैच होगा हम कोशिश करेंगे कि पूरी तरह अटैकिंग दबाव बनाने की भारत के ऊपर, जिससे कि सीरीज को जीतकर कम से कम अपने पक्ष में कर लें। इस मुकाबले में क्विंटन डिकॉक की वापसी हुई है और दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्को जेनसन जो हैं वो डेब्यू कर रहे हैं। आपने ऋषभ पंत की बात की गौस। इस मुकाबले से पहले जो 3 मैच खेले गए, हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने एक रणनीति उनके खिलाफ बना रखी है। ऑफ साइड से बहुत ज्यादा बाहर वाइड लाइन के पास गेंद फेंक रहे हैं। ऋषभ पंत लगभग गिरते हुए शॉट लगाते हैं और आउट हो जा रहे हैं, कैच आउट। इस बार गेंद ज्यादा खेलनी है, टीम के टोटल को भी अच्छा सम्मानजनक स्तर पर पहुंचाना है। क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, आपने जिस तरह बताया कि एक उनका जो स्टाइल है, वो स्टाइल को ऋषभ पंत को शायद समय के हिसाब से बदलना होगा। और जिस तरह वो खेलते हैं अटैकिंग, तो कभी कभी जब चलता नहीं है अटैकिंग खिलाड़ी तो उस पर नुक्ताचीनी बहुत होती है, तो वो उसी को झेल रहे हैं। तो अब अगर आज वो बेहतर खेलते हैं, तो जिस तरह हल्की हल्की बूंदाबांदी बाहर चल रही है, तो मेरे ख्याल से जो नुक्ताचीनी ऋषभ पंत के खिलाफ हो रही है, उनको उनकी बैटिंग और उनके बल्ले से रन जो है वो ही ढो सकते हैं, क्योंकि उनका बल्लेबाजी अच्छा करना, अटैकिंग खेलना अवश्य है। नहीं तो जो वो सोच के आई है साउथ अफ्रीका की टीम की आज ही हम मैच को अपने पक्ष में करके सीरीज को अपने पक्ष में करेंगे। रही बात डिकॉक की जो वापसी हुई है, उनके कलाई में चोट थी और वो भी विकेट कीपर है। ऋषभ पंत भी आजकल काफी विकेट कीपर बल्लेबाज जो हैं एक एक टीम में 2-2 3-3 मिल रहे हैं, लेकिन खेलने का मौका हर एक को नहीं मिलता। तो उनकी वापसी है क्योंकि वो एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं और लखनऊ के लिए खेलते हैं। लखनऊ ने भी अच्छा खेल पेश किया है, तो उन्हें भारत की स्थिति से पहले ही अवगत है। और उनके पास जो कप्तान टेम्बा बउआ है जो 32 वर्षीय है, तो उनका भी यही कोशिश रहेगी कि हमारी टीम इसी तरह दबाव बना के रखे भारत पर, और दबाव से निकलने की कला में निपुणता हमारे खिलाड़ियों के पास है, मेंटली टफ हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि ऋषभ पंत और बाकी के खिलाड़ी दिनेश कार्तिक जो है ये इस 20 ओवरों के मैच में अच्छी वापसी करेंगे। उम्मीद है कि टीम इंडिया के खिलाड़ी वापसी करेंगे। कितना टोटल देख रहे हैं? बहुत संक्षेप में गौस, अगली खबर की ओर बढ़ने से पहले, चूंकि बारिश भी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि डिले होगा, यह मुकाबला समय से शुरू हो गया है, क्या कहेंगे कितना टोटल
दक्षिण अफ्रीका के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है? देखिए, जिस तरह के हालात हैं, जो एनवायरनमेंट है, 160 और 150 के बीच में उम्मीद है। अगर बहुत अच्छा खेलेंगे थोड़ा आगे जा सकते हैं, पर जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से 150 प्लस भारत के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इन विकेट पर भारत की तरफ से भी कोशिश अच्छी रहेगी। जैसा कि भारत ने भी उन्हीं को खिलाया है, भुवनेश्वर वगैरह जो खेल रहे हैं, अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल जो है वो बेहतर हैं, तो अटैकिंग स्पिनर की तरफ से भी रहेगा भारत की तरफ से। इस मुकाबले पर हमारी नजर बनी रहेगी और स्पोर्ट्स कैन में आगे भी हम आपको ताजा हाल बताएंगे। क्रिकेट के मैदान से चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट पर। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एचएस प्रणॉय अब से कुछ देर बाद क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के रासमस गेमके के साथ खेलेंगे। प्रणॉय ने हांगकांग के एंगसंग का लॉक को हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई थी। यह मुकाबला अब से कुछ देर बाद होना है। गॉस विक्टर एक्सेल्सन जो डेनमार्क के खिलाड़ी हैं, उनका मैच इसी कोर्ट पर इस समय चल रहा है। उसके बाद प्रणॉय का मैच होगा। प्रणॉय के फॉर्म की बात करें तो जो टॉमस कप भारत ने पहली बार जीता, एक इतिहास रचा, उसमें प्रणॉय ही एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत की उम्मीदें फाइनल तक जिंदा रखी थी। कई बार 2-2 की बराबरी के बाद डिसाइडर इनका मैच होता था, पैर में चोट भी लगी, उसके बाद भी भारत के लिए खेला, जीत दिलाई। यहां लक्ष्य सेन को हराया था इन्होंने और अपसेट किया था। एक तरफा मैच में लक्ष्य सेन को हराया था। लक्ष्य सेन को बिल्कुल जमने नहीं दिया, और एक ऐसा खिलाड़ी जो अपने रिफ्लेक्सेस, अपने जो उनका फुटवर्क रहता है, जो वो नेट पे पीछे आगे पीछे आके खेलते हैं, प्रणॉय ने जिस तरह उनको शिकस्त दी थी वो काबिले तारीफ थी। और यहां उनका मुकाबला रेस्मस गेम के जो डेनमार्क के 25 वर्षीय हैं, जो बहुत ही बेहतर खिलाड़ी हैं, और 212 में डेनमार्क में उनको प्लेयर ऑफ द ईयर भी मिला था। और प्रणय सुनील कुमार जिन्होंने पहले मैच में धमाका किया था, केरला के रहने वाले हैं, लेकिन गोपीचंद की जो एकेडमी है वहां वो अभ्यास करते हैं। और गोपीचंद खुद इतने टेक्निकली साउंड हैं कि जितने भी उनके पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो शुरुआत में आए हों। जो मैच्योर्ड खिलाड़ी भी होता है वो उनके पास जाता है, क्योंकि हर खिलाड़ी को में कहीं ना कहीं खामियां होती है। ऐसे क्रिकेट के मैंने बहुत से खिलाड़ी देखे जो टेस्ट प्लेयर होते थे, लेकिन वो राष्ट्रीय स्टेडियम, जिसको ध्यानचंद स्टेडियम कहता है, गुरचरण सर थे पहले वहां पर, तो उनके पास आते थे कि कहां मेरे से गलती हो रही है, तो टेक्निकली साउंड होते थे। तो एकेडमी में जाना, आपकी जो खामियां हैं, अब लक्ष्य सेन है, उसके ट्रेनर अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनको मुश्किल है तो इस युवा टाइम में उनको कोई ना कोई कोच ऐसा पकड़ना होगा जिससे वो निपुणता हासिल कर सके। एक पीछे जाना चाहूंगा, एक बार प्रकाश पादुकोण का जब मैंने इंटरव्यू किया था ऑल इंडिया रेडियो के लिए, तो उन्होंने ये बताया था कि वो बाहर जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। उस वक्त आनंद इतना आसान नहीं था। आज भारत सरकार बाहर जाने के लिए विदेशी कोच के लिए और जो भी मांगे वो मिलता है, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। तो ये कैसे बाहर जाते थे, एक शटल से अभ्यस्त होने के लिए प्रकाश पादुकोण बाहर जाके अभ्यास करते थे, और इसी वजह से वो ऑल इंग्लैंड चैंपियन बने। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हमारे को ध्यान में रखनी होगी। जी हां, इस मुकाबले पर भी हमारी नजर बनी रहेगी और कल स्पोर्ट्स कैन में हम आपको इस मैच का हाल भी बताएंगे। भारत के बहुत सारे बैडमिंटन प्रेमी यही उम्मीद कर रहे होंगे कि एचएस प्रणॉय का सफर इस टूर्नामेंट में आगे भी जारी रहे। और अब बात करते हैं शतरंज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले की शुरुआत नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में रविवार शाम 5 बजे से करेंगे। ये पहली बार है जब शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय संस्था फिडे ने ओलंपिक खेलों की तर्ज पर शतरंज ओलंपियाड में पहली बार मशाल रिले को शामिल किया है। फिडे के अध्यक्ष अर्काडी वोर्कोविच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मशाल सौंपेंगे। इसके बाद श्री मोदी भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को मशाल देंगे। चेन्नई के नजदीक महाबलीपुरम में शतरंज ओलंपियाड से पहले यह मशाल 40 दिनों तक 75 शहरों का सफर तय करेगी। 44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 10 अगस्त के बीच आयोजित होना है। शतरंज ओलंपियाड के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत 1927 से हुई थी। ये पहली बार है जब भारत में इसका आयोजन हो रहा है। एशिया में 30 सालों के बाद इसकी वापसी हुई है। इस ओलंपियाड में 189 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। गौस, इस समय जब हम इस खबर पर चर्चा कर रहे हैं, नई दिल्ली में ही इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद चेस ओलंपियाड से जुड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। चेस एक ऐसा खेल है जिसको भारत में विश्वनाथन आनंद ने पहचान दिलाई।
जिसको लंबे समय तक वो दबदबा बनाए रखा। अब हम देख रहे हैं कि 16 साल के रमेश बाबू प्रज्ञानंदा जैसे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने नॉर्वे के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को पिछले 4-5 महीनों में 2 बार हरा दिया। इस ओलंपियाड से शतरंज के खेल में भारत में कितनी प्रगति आप देखते हैं? देखिए, प्रगति तो हुई है, तभी इसका आयोजन हमको मिला है। बेसिकली ये मॉस्को में होना था और आप जानते हैं कि वहां पर युद्ध की वजह से भारत ने कहा कि हम कराना चाहेंगे और जिस पे मोहर लगी। मोहर इसलिए लगी कि भारत एक ऐसा देश है जहां तक हम चेस की बात करें, शतरंज की बात करें, राजा महाराजाओं के जमाने से आज तक अब प्रोफेशनल वक्त विश्वनाथन आनंद जैसे खिलाड़ी ने बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ियों के होते हुए 5 बार विश्व चैंपियन जीती है। तो मेरे ख्याल से उनके जन्म स्थल पर ये एक तरह से एक रियल ट्रिब्यूट है कि ये ओलंपियाड का आयोजन भारत को मिला है और ये इस तरफ इंगित करता है आनंद दुनिया की खेलों का की जो नजर है कि भारत जो है एक बहुत अच्छी मार्केटिंग की जगह है। चेस हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल भी अभी हम जीते हैं, तो हर खेल में हमें मौका मिल रहा है और खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 2013 में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी चेस की चेन्नई में, और ये ओलंपियाड का मिलना जिसका 100 करोड़ का बजट है। तो आप ये देखिए, जो हम बात कर रहे थे बजट की, कि एक खिलाड़ी को साधन जुटाने पड़ते थे अपनी जान पहचान के जरिए, आज प्रायोजक भी देते हैं, उनको पता है कि यहाँ कराने से जोखिम नहीं है, भारत में हर लिहाज से सक्सेसफुल होगा। ब्रॉडकास्टर भी पैनी निगाहें रखते हैं, तो हर तरफ से ये एक बहुत बड़ा शुरुआत होने जा रही है। और इसके अंदर मेजबान होने की वजह से आनंद भारत को मेंस और वुमेन्स में 2-2 टीमें फील्ड करने की इजाजत है, तो ये हमको फायदा होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक बड़ा अवसर होगा भारत के लिए इस ओलंपियाड को आयोजित करना। अशोक मलिक ने दक्षिण कोरिया के प्योंगटेक में आयोजित एशिया ओशिनिया पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 65 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। अशोक ने कुल 491 किलोग्राम भार वर्ग उठाकर स्वर्ण अपने नाम किया। प्रतियोगिता में कल फरमान बाशा ने पुरुषों के 54 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए 2 रजत पदक जीते थे। तो अशोक ने 491 किलोग्राम का वजन उठाया है और वो अव्वल साबित हुए हैं। मौजूदा विश्व और ओलंपिक चैंपियन बेल्जियम के साथ कड़े मुकाबले के बाद भारतीय हॉकी टीम कल से शुरू हो रहे अपने आखिरी FIH हॉकी प्रो लीग डबल हेडर मैचों में टेबल टॉपर नीदरलैंड से भिड़ेगी। भारत के कप्तान अमित रोहिदास ने कहा है कि ये हमारे FIH हॉकी प्रो लीग अभियान के अंतिम 2 मैच होंगे और टीम में उत्साह है। पूल में 29 अंकों के साथ भारत तीसरे स्थान पर है, नीदरलैंड 31 अंकों के साथ पहले स्थान पर है और 4 मैच और खेले जाने हैं। भारतीय टीम को पता है कि अगर वे लीग में अपनी जगह बेहतर करना चाहते हैं तो शानदार प्रदर्शन करना होगा। कैसे देखते हैं ये जो 2 मुकाबले होने हैं गौस, शनिवार और रविवार को? देखिए, ये मैच नीदरलैंड के खिलाफ जो भारत को होना है वो जीतना जरूरी है, और उधर नीदरलैंड और बेल्जियम वो अपने मैच अगर ड्रॉ भी खेलें तो भारत को अच्छी स्थिति होगी। लेकिन जहां प्रो लीग की बात है, अगर हम पिछले मैच करें तो दोनों में नीदरलैंड को भारत ने हराया है, और उसके अलावा अगर हम पूरे बात करें तो नीदरलैंड 24 और भारत 15 बार जीता है। लेकिन प्रो हॉकी में पिछले 2 मैच नीदरलैंड से भारत जीता। नीदरलैंड एक बड़ी खतरनाक टीम है, लेकिन ये भारत की टीम जो खेल रही है इसमें वैरायटी है। और अब ये देखिए, हमारी डिफेंस अच्छी है, हमारी मिडफील्ड अच्छी है, और श्रीजेश अपने पूरे फॉर्म में है। पिछले मैच में भी बेल्जियम के खिलाफ उन्होंने 2-3 बिल्कुल जरूरी गोल बचाए। तो मेरे ख्याल से कल के मैच में मुश्किल जरूर है, पर अब ये एस्ट्रोटर्फ में ये है कि पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर, हर क्वार्टर में अलग तरीके की मेंटली टफनेस की जरूरत होती है। गौस, आप हॉकी मुकाबलों की लंबे समय से कमेंट्री भी कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टीम इंडिया की? देखिए, अटैकिंग, क्योंकि इसमें डिफेंस आप कर नहीं सकते। वो एक समय था कि जब आप डिफेंस करने की सोच सकते थे, लेकिन यहां जब से टर्फ आया है, और ये टर्फ तो और भी ज्यादा फास्ट है, इसमें जहां आपने डिफेंस करने की सोची तो आपके खिलाफ ताबड़तोड़ हमले होंगे, उसमें पेनल्टी कॉर्नर आप कंसीड करेंगे और फिर वो सक्सेसफुल होंगे। तो यहाँ पे जितनी अटैकिंग हॉकी खेल सकते हैं करें, और हमारी जो मिडफील्ड है जो जाती है एकदम समुद्र की लहरों की तरह आगे जाती है, और उसी तरह वो कम बैक करती है, डिफेंस को भी हेल्प करती है, फॉरवर्ड को भी हेल्प करती है। तो मेरे ख्याल से भारत के पास अवसर है नीदरलैंड को भेदने का। बहुत ही शानदार विश्लेषण किया आपने, और उम्मीद है कि कल टीम इंडिया अपने रंग में होगी और नीदरलैंड को हराने में सफलता प्राप्त करेगी।
बात करते हैं टेबल टेनिस की। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी साथियन ज्ञानसेकरन ने क्रोएशिया के जारगेब में विश्व नंबर 6 और मौजूदा यूरोपीय चैंपियन जॉर्जिक डार्को पर 3-1 से जीत दर्ज करके WTT कंटेंडर के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। साथियन का सामना अब अंतिम 16 में चीनी खिलाड़ी चेन यू यानियू से होगा। साथियन की दुनिया में टॉप 10 में जगह बनाने वाले खिलाड़ी पर यह दूसरी जीत है। भारत की अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम आगामी फीफा अंडर 17 विश्व कप की तैयारी के सिलसिले में 2 टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए इटली और नॉर्वे का दौरा करेगी। भारत अक्टूबर-नवंबर में अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। भारतीय युवा टीम यूरोप के इस दौरे के दौरान 2 टूर्नामेंट में भाग लेगी। वो 22 से 26 जून तक इटली में छठे टॉर्नेओ महिला फुटबॉल टूर्नामेंट और 1 से 7 जुलाई तक नॉर्वे में ओपन नॉर्डिक अंडर 16 टूर्नामेंट में खेलेगी। भारतीय टीम पहली बार नॉर्डिक टूर्नामेंट में खेलेगी। भारत का सामना 22 जून को इटली से होगा। भारत के अलावा चिली, इटली और मेक्सिको भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। नॉर्वे में ओपन नॉर्डिक टूर्नामेंट में 8 टीम नीदरलैंड, भारत, नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क, फैरो आइसलैंड, फिनलैंड और स्वीडन एक दूसरे के साथ मैच खेलेंगी। भारत का सामना 1 जुलाई को नीदरलैंड से होगा। मुख्य कोच थॉमस जेडन रबी ने कहा है कि इस दौरे के लिए 23 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। गौसिक बड़ा अवसर इन युवा लड़कियों के लिए कह सकते हैं, चूंकि भारत में हो रहा है, दबाव बहुत ज्यादा होगा, उससे पहले टेस्ट किया जाए। बिल्कुल, देखिए, और एज ग्रुप में इतना दबाव नहीं होना चाहिए। थोड़ा ज्यादा आगे जाते हैं तो प्रेशर में भी होते हैं, तो यहां पे थोड़ा एक्सपोजर की जरूरत है। लगातार एक 20-30 खिलाड़ियों को इधर उधर खिलाना चाहिए। खास करके एशिया में जो टफ टीमें हैं उनके खिलाफ भारत को फ्रेंडली या टेस्ट की तरह से मैच खेलने चाहिए। जहां जहां मैच आयोजन होंगे वहां पे टेस्ट सीरीज कराई जा सकती है। उनके साथ अलग अलग खिलाड़ियों को बदल बदल के खिलाना होगा, क्योंकि यहां पर एज ग्रुप में कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जैसे अगस्त में हो रहा है और उसी अगस्त में अगर वो नहीं खेले, आगे बढ़ गया 1 महीना भी, तो ओवर एज हो जाएंगे। ये तमाम चीजों को देखना होता है, पर इसमें कोई शक नहीं, भारतीय टीम बेहतर खेल सकती है और ये चीज हमें भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगी। फीफा ने कहा है कि 2026 में होने वाला विश्व कप अमेरिका के 11 शहरों के साथ साथ मेक्सिको और कनाडा में भी आयोजित किया जाएगा। विश्व कप का 2026 का आयोजन 48 टीमों के साथ 3 मेजबान देशों के मामले में अद्वितीय होने की संभावना है। 1994 के बाद अमेरिका दूसरी बार विश्व कप का आयोजन करेगा। मेक्सिको ने 1970 और 1986 में टूर्नामेंट की मेजबानी की थी। आनंद, ये फीफा में जो अभी वर्तमान गियाकी इन्फेंटिनो है, इन्होंने अपना जब इलेक्शन जीता था तब इन्होंने वादा किया था कि मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा टीम जो है फीफा वर्ल्ड कप खेले। ये उसी का हिस्सा है, क्योंकि इलेक्शन तय है। और रही बात इसकी, माइकल प्लाटिनी भी चाहते थे एक टाइम में कि टीमों की संख्या बढ़े, ज्यादा खेले। वापस लौटते हैं क्रिकेट पे, तो एक खबर यह है कि बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की पहली पारी में 103 रन बनाए। बांग्लादेश ने टेस्ट क्रिकेट में एक अनचाहा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। उसके 6 बल्लेबाज पहले टेस्ट की पहले दिन पहली पारी में 0 पर आउट हुए हैं। शाकिब अल हसन ने सबसे ज्यादा 51 रन बनाए। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक मेजबान वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 2 विकेट पर 95 रन बना लिए थे। स्टंप्स के समय कप्तान क्रेग ब्रेथवेट 42 और कुमरा बोनर 12 रन बनाकर क्रीज पे थे। गौस अगर वापस राजकोट के मुकाबले की बात करें तो 8वां ओवर चल रहा है और भारत का स्कोर है 3 विकेट पर 45 रन। ईशान किशन भी पेविलियन लौट चुके हैं। ऋषभ पंत 2 रन पर और हार्दिक पांड्या 4 रन पर खेल रहे हैं। यहां से क्या टोटल देखते हैं? देखिए, हार्दिक पांड्या को इन्होंने बुलाया है, मेरे ख्याल से यहां दिनेश कार्तिक आते तो और ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हार्दिक के अंदर यह है कि वो बहुत ही अटैकर है। तो शायद ये कोशिश कर रहे होंगे कि मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है गेंदबाजों का, उसको तोड़ने के लिए हार्दिक पांड्या को लाए हैं और उनमें ये क्षमता है। और ऋषभ पंत को विकेट पे ठहरना होगा तो वो आखिरी के 2 ओवर में भी बहुत अधिक रन बना सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि भारतीय बल्लेबाज एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करने में सफल होंगे और उसके बाद पलटवार करेंगे भारतीय गेंदबाज। गॉस स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और तमाम खेल खबरों का विस्तृत विश्लेषण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आनंद जी, नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।